सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का एक संवाद है, संदेश है। इसे हमेशा याद रखें, पल प्रतिपल याद रखें तथा अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दें और समय समय पर उन्हें स्मरित भी करते रहें। और ये संदेश है दोस्तों कि एक हैं तो सेफ हैं, अर्थात यूनाइटेड हैं तो सिक्योर हैं, और मतलब एक हैं तो सेफ हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बंटे तो कटे, बंटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो में आगे चलने के पहले आपसे YouTube की रस्म व रवायत के मुताबिक एक गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना हरगिज़ ना भूलें। हम आपके आभारी रहेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो एक्चुअली क्षेत्रीय भाषा के आंदोलन से शुरू होगा और उसके पीछे छिपी जो भावना होती है, क्षेत्रीयता की भावना, उसके बारे में विचार करेंगे कि वो चीज़, क्षेत्रीयता की भावना अंततः संघ की शक्ति को कमज़ोर करता है। और लेकिन इस तरह की बातें क्यों हैं, इस संविधान में इस तरह का विधान क्यों है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आपकी जानकारी में के लिए बता दें कि महाराष्ट्र यानी मुंबई में फिर से वही ड्रामा इन लोगों ने शुरू किया है जो आज से 20-25 साल पहले वहाँ किया गया था, अर्थात मराठी मानुष, मतलब मराठी भाषा। जिनको मराठी बोलने आता है या जो मराठी हैं, मुंबई में केवल वही रह सकते हैं, वही रोज़गार कर सकते हैं, वही काम कर सकते हैं, बाकी लोग अलाउड नहीं हैं। दोस्तों, इस आंदोलन को या किसी भी आंदोलन को इस बात से तय किया जाता है कि आंदोलन कितना ईमानदार है। वो इस बात से तय होता है कि इसका उद्देश्य क्या है, कितना बड़ा है और वो संभव है या नहीं, एक बात। दूसरी बात, इस आंदोलन में जनता की भागीदारी कितनी है। हकीकत ये है कि यहाँ के जो ठाकरे बंधु हैं, ये लोग असफलता के तालाब में इतना डूब गए थे कि आखिरी आशा जिस तिनके के सहारे की थी वो है ये मराठी आंदोलन। तो एक बात तो स्पष्ट यहाँ हो जाती है कि ये आंदोलन ठाकरे बंधुओं को बचाने और पुनर्जीवित पुनर्स्थापित करने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें सैनिक जो हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं, किंतु ये नहीं कहा जा सकता कि ये मराठी या महाराष्ट्र के लोगों का आंदोलन है। ऐसा कहने का कारण भी है कि अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट बहुमत से यहाँ के चुनाव जीती। निसंदेह यहाँ की जनता का मराठी और हिंदी किसी बात से कोई मतलब नहीं है। इस राज्य की जनता को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए और ये लोग मराठी, तो एक्चुअली इसका स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक लहर तो ये पैदा करता ही है और बहुत अच्छा लहर पैदा करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और एक्चुअली इसका आंदोलन चलाया भी जाता है तो उसमें क्षेत्रीयता की भावना ही उभारी जाती है।
और उस भावना को इतनी हवा दी जाती है, इतना पंप किया जाता है कि वो काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगे। अब देखिए इस प्रयास में ठाकरे बंधु लगे हुए हैं, उन्हें क्या हासिल होता है, क्या मिलता है, लेकिन इससे नुकसान ये है कि आम आदमी जो सरकारी या विभिन्न कार्यालयों में नौकरी करता है, वो ऑटो चलाने वाला या ठेला लगाने वाला, यानी मध्य और निम्न स्तर के जो भी कारोबारी हैं या नौकरी कर शुदा लोग हैं, वो लोग परेशानी में पड़े, उनको परेशानी में पड़ेगी। क्योंकि ये मराठी आंदोलन तो अपने में इतना भी ईमानदार नहीं है कि ये इस फिल्म इंडस्ट्री को कह दे कि अभी गैर मराठी फिल्में अब नहीं बनेंगी। क्योंकि शिवसेना का तो इतना दबदबा है कि जहाँ चाहे उसको रोक देता है। तो ये लागू कर देना चाहिए कि अब गैर मराठी फिल्में नहीं बनेंगी, लेकिन ये नहीं लागू कर सकते हैं इसलिए कि उसके बाद इनका सारा टर्नओवर बैठ जाएगा और ये जो एक बेमिसाल इंडस्ट्री है ये बैठ जाएगा। तो ये अपना क्षेत्रीय कुछ भावनाएं उठा कर ले जाएंगे, बस उसका स्कोप भी सीमित है, क्योंकि गैर मराठी का फिल्म इंडस्ट्री में तो जाएंगे नहीं, ऑफिसेस में गैर मराठी की बात करेंगे नहीं, और क्षेत्रीयता की भावना ये कह के उभारते हैं कि भाई नौकरी की, काम करने की जगह जो है यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, बाकी हिंदी वाले लोग यहाँ से बाहर जाएं। दोस्तों, इसी तरह का कहना तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हिंदी विरोधी आंदोलन बहुत पुराना है, जो चेन्नई में, तमिलनाडु में चलता है। ये हिंदी का विरोध आज का नहीं है, वो आज़ादी के समय से है। और इन लोगों का जो पेरियार ने जो भ्रमित कर दिया है इस पूरे तमिलियन जनता को, कि वो बस सीधे हिंदी विरोध की बात करते हैं और इस नाम पर पूरा अच्छा खासा समर्थन इन्हें मिल जाता है। लेकिन अभी उसकी बात नहीं करके दूसरी बात करते हैं, और वो बात ये कि जब से कांग्रेस कमज़ोर हुई, यानी इंदिरा गांधी के बाद और राजीव गांधी के शुरुआती दिनों में, उस समय विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति हुई और एक जमाना रहा क्षेत्रीय दलों का, जिसमें इन लोगों ने क्षेत्रीयता को बहुत महत्व दिया, बहुत उजागर किया। कुछ लोगों ने तो केवल जाति के नाम पर इकट्ठा हो करके और बाकी लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। मैं बात शुरू करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश से, जहाँ की अखिलेश प्रसाद यादव, श्री अखिलेश यादव के पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव एक क्षत्रप थे उस ज़माने में, काफ़ी बड़े क्षत्रप थे ज़माने में। उन्होंने राम मंदिर की कार सेवा के समय या बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय हिंदुओं पर गोलियां चलवाई थी और बेहिसाब चलवाई थी।
एक को भी सामने नहीं बचने दिया, जो सब सारे किशोर थे और अपने भगवान, अपने ईश्वर के कार्य में जुटे हुए थे। खैर उसी समय दूसरा स्टेट था बिहार। यहाँ पर श्रीमान लालू यादव जी ये सिर्फ बिहार की बात करते थे और उसके बाद इनका कहना था कि सब माई की कृपा है, इसलिए भूरा बाल साफ करो। माई का अर्थ क्या हुआ? कृपा जो है, माई मतलब मुस्लिम, एम वाई मतलब यादव। द एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम एंड यादव का कृपा है, तो भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल से भूमिहार से भू, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण, लौ से लाला, इन लोगों को यहाँ से हटाओ। ये इनकी राजनीति रही क्षेत्रीयता की। उधर उड़ीसा में जो थे एक मुख्यमंत्री, उनका ही राज्य रहा, जब तक जीवित रहे वो मुख्यमंत्री रहे। बाद में उनके बेटे भी मुख्यमंत्री रहे। तो ये क्षेत्रीयता का बुखार बंगाल में ममता बनर्जी केवल बांग्ला और कुछ भी बोल बेना, यही प्रिंसिपल था। लेकिन इस सब के अलावा एक बात ये देखने में है कि ये जितने लोग थे, इन लोगों ने अपने ज़माने में जितना क्राइम, जितना कुकर्म करना संभव था, उतना इन लोगों ने किया। बिहार में तो जो क्षत्रप थे वो अब तो आरोपी नहीं बल्कि सजा याफ्ता मुजरिम हो गए हैं चारा घोटाला के। अभी स्वास्थ्य के कारणों से बेल पर हैं। लेकिन इन लोगों ने, जैसे बिहार में तो एक इंडस्ट्री बन गया था किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन गया था। इस पर फिल्में भी आई, अपहरण, ऐसा हालत था वहाँ। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, महिलाओं की पवित्रता रद्द की जा रही थी, बर्बाद की जा रही थी इनके राज्य में। और इनके राज्य में क्या क्या कुकर्म नहीं हुआ, इनका हो चाहे मुलायम सिंह यादव का हो। वहाँ पर आजम खान थे, बड़े नवाब। बंगाल में ममता बनर्जी, कितने घोटाले, शिक्षा भर्ती योजना घोटाला और क्या क्या, बहुत सारे घोटाले। और इसके बाद भी ये गरजती हुई रहती है। इस संदर्भ में कहना ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश अलग है, बिहार अलग है, बंगाल अलग है, उड़ीसा अलग है, तमिलनाडु अलग है, केरल अलग है। भारत कहाँ है? और ये सारा कुछ संविधान लिखने वालों के कन्फ्यूज़न की वजह से। तमिलनाडु में तो जो डीएमके पार्टी है, जो हिंदी विरोध के लिए ही जानी जाती थी, उसने अपने ज़माने में फिर वहाँ की स्थिति को और बर्बाद कर दिया और ख़राब बना दिया। और उसके बाद जो फिर जीते, तो अभी स्टालिन मुख्यमंत्री और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन उप मुख्यमंत्री, जो भावी मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें दोस्तों फिर से मुझे कहना है कि इन सबों के बीच में भारत कहाँ है? और ये मुझे लगता है दोस्तों कि हमारे संविधान बनाने वालों के मन की कन्फ्यूज़न की वजह से है। कन्फ्यूज़न ये है कि मेरी समझ में नहीं आता कि ये संविधान
एक तरफ हर नागरिक को बराबर और समानता का अधिकार देता है, लेकिन उसी समय दलित को आरक्षण और मुस्लिम को प्रिविलेज, ये दोनों बातें एक साथ कैसे होती हैं? जैसे ही आप रिजर्वेशन और प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं, समानता का अधिकार नष्ट हो जाता है, ये समानता के दर्शन खारिज हो जाता है। और ये हमारे संविधान बनाने वालों का कन्फ्यूज़न ही है, जो ये संविधान के पहले आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट। नो, इट इज़ नॉट, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। Rather, truth is that India is a civilizational or cultural state for a period of 100 years, and it has different states of its own. दोस्तों, दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि सनातनी दृष्टि उसको, भारत को एक राष्ट्र की मान्यता देता है और राष्ट्रवाद को प्रधानता देता है, जबकि यूरोपियन दृष्टिकोण जो है क्षेत्रीयता को बढ़ावा देता है और अंत में वो राष्ट्रवाद के कमज़ोर करता है ताकि ये राष्ट्र टूट जाए। दोस्तों, ये पता नहीं हमारे संविधान बनाने वाले लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न कैसा था, लेकिन आपके सामने एक विचार रखने का ये है। एक प्रश्न पहले ये कि नहीं, पहले हम यहाँ से बात करते हैं, वही बात कि सभी स्टेट अगर अलग हैं तो भारत उसमें कहाँ है? और यदि समानता का अधिकार सबको है तो क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह हर व्यक्ति को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर जो मिलता है वो क्या पूरी तरह समान है? क्या सचमुच हम प्रजातांत्रिक और संघीय व्यवस्था वाले देश में रहते हैं? और नहीं है तो क्यों? जय श्री राम।